अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज असद मलिक एंड आई एम योर बैंकिंग इंस्ट्रक्टर। और आप हमें देख रहे हैं व्यू ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से, जो कि है पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको देता है एक ही प्लेटफॉर्म से आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम फ्री नोट्स, पीपीटी प्रेजेंटेशंस, आपके बुक के तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, पास पेपर के तमाम सॉल्यूशंस और क्विजेस एक ही प्लेटफॉर्म से। तो अगर आपने हमारी वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया है तो उसे विजिट कीजिए, डेट इज www.ptuitions.com, और फ्री में साइन अप कीजिए और तमाम नोट्स को डाउनलोड कीजिए अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर 3, दैट इज कमर्शियल बैंक, जिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं और कमर्शियल बैंक्स की काइंड्स क्या हैं, कमर्शियल बैंक्स किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम आपके साथ आके अपनी पीपीटी जो है वो शेयर कर लेते हैं फाइल, और फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इससे पहले वीडियोस नहीं देखी हैं, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि एंड तक जरूर देखें, इसको मिस मत करें। टॉपिक है कमर्शियल बैंक, और आज हम पढ़ेंगे जो कि लेक्चर 1 है, दैट इज काइंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे पहले मैंने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया था, वहां पे हमने थोड़ा सा शॉर्टली इसको डिस्कस किया था, क्योंकि वहां पर और भी कुछ टाइप्स थी, कुछ काइंड्स ऑफ बैंक से, इसलिए हमने उसको शॉर्टली डिस्कस किया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते थे कि कमर्शियल बैंक बेसिकली होते क्या हैं। कमर्शियल बैंक्स बेसिकली वो होते हैं जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपसे जो आप पैसे जमा करवाते हैं बैंक में जाके, दे रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन्स, मतलब कि आपको जो आप बैंक में जाते हैं, आप जाके आपने देखा होगा कि आप एक कैश डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर जाकर आप अपने पैसे जमा करवाते हैं, और दूसरा क्या हो रहा होता है कि दूसरा वहां पे किसी के पास चेक होता है, किसी के पास डिपॉजिट स्लिप होती है। कुछ बंदों ने पैसे जमा करवाने होते हैं, किसी ने पेमेंट लेनी होती है, ठीक है? ये 2 मेन फंक्शंस तो आपको पता है कि बैंक के होते हैं, ठीक है? एक फंक्शन ये भी होता है कि बैंक बैंक जो है वो लोन्स देता है उन लोगों को जिनको लोन की ज़रूरत होती है टू परफॉर्म देयर बेसिक फंक्शंस, और टू बेसिक उनको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें खरीदनी हैं, कुछ अपने ज़रूरियात को एजुकेशन के लिए, अपने बिज़नेस के लिए, अपनी कोई मशीनरी खरीदने के लिए, कोई ज़मीन खरीदने के लिए, कोई गाड़ी खरीदने के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके लिए जनरल पब्लिक का कोई इंसान हो या कोई बिज़नेस से रिलेटेड इंसान हो, उनको लोन्स जो बैंक्स है वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो कंपनीज़ का बैंक्स का जनरेट होता है, वो बिज़नेस से होता है, क्योंकि जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल होगा, वो अगर अपनी पर्सनल फैसिलिटीज़ के लिए, पर्सनल यूसेज के लिए लोन लेगा, तो उसका एक लिमिटेड अमाउंट होगा, जिससे बैंक को बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं होता है। क्योंकि अब आपको ये बताता हूँ कि बैंक बेसिकली प्रॉफ़िट कैसे जनरेट करता है, उसको क्या बेनिफिट होता है आपको लोन देने में, और क्यों वो कंपनी से ज़्यादा कमाता है और आपसे कम कमाएगा। क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर बैंक से लोन लेते भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा। एक नॉर्मल इंसान है, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, उसको लोन की ज़रूरत होगी 10 लाख, 20 लाख, चले मैक्सिमम 50 लाख रुपए उसको लोन चाहिए। 50 लाख के लिए अब बैंक जो है उसको ऊपर एक इंटरेस्ट रेट लगाएगा। इंटरेस्ट रेट होता है कि एक, आपको इसको आसान अल्फाज में इसका वर्ड नाम होता है उर्दू में सूद, ठीक है? ये जो एक सूद का जो एक रेट होता है, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द अ, बैंक्स रेट, उस टाइम पे क्या रेट चल रहा है, क्या आप किस टाइम पे आप ले रहे हैं, कितनी अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, ठीक है? किस बेसिस पे ले रहे हैं, ठीक है? और उसके पीछे वजह क्या है? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिपेंड करते हैं। उसके बाद वेरी करता है इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू द लोन, नेचर ऑफ लोन, कि आप अगर शादी के लिए ले रहे हैं, तो उसका एक हो सकता है कि उसका एक पैकेज हो, वो थोड़ा कम उसका इंटरेस्ट रेट हो। अगर आपने बिज़नेस के लिए लेना है, तो उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। ठीक है? जो बिज़नेस के लिए लेंगे वो करोड़ों में लेंगे, मिलियंस में लेंगे, बिज़नेस को किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? वो मिलियंस में अपना वो लोन लेंगे, तो उस तरह बैंक को वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है, और बैंक जो होगा, जब आप पैसे जमा करवा रहे हैं, तो वो सिर्फ़ बैंक में तो नहीं पड़े हुए ना, वो आगे इन्वेस्ट हो गए हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। उसके बाद क्या होता है कि जब कंपनी वहाँ से अपने पैसे अर्न करती है, तो उसके बाद उसका एक शॉर्ट पोर्शन जो है वो आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने डिपॉजिटर्स के साथ, जिन्होंने पैसे जमा करवाए होते हैं। आपने देखा होगा
तो पता भी होगा जब आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली आपको जो है आपके पैसों के साथ कुछ प्रॉफिट लगता है, जिसको आप कहते हैं प्रॉफिट लग रहा है, वो इंटरेस्ट लगता है आपके पैसों के साथ। वो 5% हो सकता है, 6% होता है, 11%, जो भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, सिचुएशन ऑफ योर कंट्री, जो भी आपका रेट चल रहा होगा, एक स्पेसिफिक रेट होगा और वो आपके पैसों के साथ लगकर एडिशन होकर वो आपके पैसों के साथ एक प्रॉफिट लग जाएगा। ठीक है? इस तरीके से आपको भी बेनिफिट होता है और साथ में बैंक को भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वो आपके ही पैसों से बिज़नेस कर रहा है। दैट्स व्हाई वो आपके साथ भी प्रॉफिट शेयर करता है, ताकि जो मेरे उनके बैंक होल्डर्स हैं, बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, वो मोटिवेट रहें, वो मोटिवेटेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे डिपॉज़िट करवाएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पैसे डलवाएँगे, उतना आपको प्रॉफ़िट इन रिटर्न मिलेगा। जितना कम अमाउंट होगा, उतना आपको कम पैसे इन रिटर्न आपके प्रॉफ़िट आपको होगा। ठीक है जी? तो बेसिकली बैंक जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स भी देता है, लॉन्ग टर्म लोन्स भी देता है, डिपेंड कि आप किस चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है? कमर्शियल बैंक्स बेसिकली आपको चेक्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है, लोन दे रहा होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहा होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट कर रहा होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ मनी कर रहा होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट और ट्रांसफर ऑफ मनी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे बताऊँगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है? उसमें मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि ये बेसिकली तीनों चीज़ें क्या होती हैं और ये तीनों चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं और ऐसा क्या करती है ये बैंक 3 फंक्शन, जिसकी वजह से बोला जाता है कि ये सिर्फ़ बैंक मतलब कि अगर आप बैंक को इन तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये बेमकसद हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? ये तीनों चीज़ें जो हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी तो आपको समझ आ गई होगी, ट्रांसफर ऑफ मनी मतलब पैसे यहाँ से दूसरे बंदे तक पहुँचाना। लेकिन अगर वो मीडियम बीच में बैंक नहीं है, तो सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो इट मीन्स कि समझिए कि आपने किसी गैर बंदे को पैसे दे दिए और आपको पता नहीं कि वो पैसे वहाँ पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, वो उसके ईमान-ओ-दीन या जो भी उसकी नियत पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप बैंक को बीच में डाल लेते हैं किसी भी ट्रांज़ैक्शन के बीच में, तो वो सिक्योर होती है। इसलिए बैंक जब ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है, तो अगले जो इंडिविजुअल होता है, वो सैटिस्फाई होता है। ठीक है जी, नेशनल बैंक जो कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, वो आपकी कंट्री के खुद के भी हो सकते हैं, मतलब नेशनल बैंक्स भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेशनल बैंक जो है, जो फॉरेन बैंक्स हैं, उनकी ब्रांचेज़ आपके कंट्री में मौजूद हैं। ठीक है? तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे मुल्क के कम बैंक्स हैं, सिर्फ़ वही कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स भी आपके कमर्शियल बैंक्स में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट बैंक्स भी हो सकते हैं, ये भी कमर्शियल बैंक है। मैंने आपको शायद पिछले टॉपिक में बताया था कि काइंड्स ऑफ बैंक्स बाय फंक्शंस बताया था और दूसरा बताया था काइंड्स ऑफ फंक्शंस बाय ओनरशिप। तो उसके अंदर पहला था कि पब्लिक बैंक कौन से होते हैं, प्राइवेट बैंक्स कौन से होते हैं, मतलब कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स भी मिलके जो एक बैंक बना रहे हैं तो भी वो भी कमर्शियल बैंक में आएगा। अगर गवर्नमेंट के लोग मिलके एक बैंक बना रहे हैं, वो भी कमर्शियल बैंक में आएगा। अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो वो भी कमर्शियल बैंक में आता है। ठीक है जी? तो ये सारे कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। एग्ज़ाम्पल्स जो नीचे लिखी हुई हैं कि यूबीएल बैंक, एचबीएल बैंक, एमसीबी बैंक, अलाइड बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये सारे के सारे जो है कमर्शियल बैंक्स के एग्ज़ाम्पल्स हैं। बहुत मोस्ट कॉमनली नोन बैंक्स हैं, जो कि हर बच्चे को इनका नाम पता होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के, उनके जो बड़े होते हैं, अगर आपका इस टाइम पे अकाउंट नहीं भी बना हो, तो आपके घर में बहुत से अफ़राद के बैंक अकाउंट होंगे, तो वो इन्हीं किसी में ज़रूर फ़ॉल करते होंगे, या तो मीज़ान बैंक में होगा, अल हबीब में होगा या एचबीएल बैंक में। इन तीनों में से तो ज़रूर किसी एक बैंक में होता है, हर घर में एक अकाउंट। ठीक है जी? तो ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक्स को हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 काइंड्स में कि कमर्शियल बैंक बेसिकली कौन-कौन से होते हैं। एक होता है स्केड्यूल बैंक्स और दूसरे होते हैं नॉन स्केड्यूल बैंक्स। स्केड्यूल बैंक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद नॉन स्केड्यूल बैंक्स के बारे में आपको बताता हूँ। कैजुअल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो कि मेंबर होते हैं सेंट्रल बैंक के, रजिस्टर्ड होते हैं सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक क्या होता है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, डिटेल में जानना है तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। इधर मैं थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ। सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो कि आपकी कंट्री में एक बैंक होता है, सेंट्रल बैंक होना ज़रूरी है, जो कि आपके तमाम कंट्री के बैंकिंग सेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, मनी को कंट्रोल कर रहा है, आपकी कंट्री की इकोनॉमी, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करने वाला आपका सेंट्रल बैंक होता है।
सेंट्रल बैंक के बिना जो है कंट्री के जो बैंक्स है वो ऑपरेट नहीं कर सकते सिक्योरली, ठीक है। और आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता कि ये कंपनी ये कैसे पता चलेगा कि ये बैंक ऑथेंटिक है या नहीं है, वो कैसे पता चलता है कि क्या वो सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड है। जब अगर वो सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड है, स्केजुअल बैंक है, तो इट मीन्स के आप उस पर बिलीव कर सकते हैं। जो बैंक जो है स्केजुअल बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होते हैं, सेंट्रल बैंक फिर इन रिटर्न उनको फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि सेंट्रल बैंक का काम होता है अपने रजिस्टर्ड बैंक्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो बेसिकली जो स्केजुअल बैंक होते हैं वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने कमर्शियल बैंक्स को। वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि आपके जो चेक्स होते हैं, जो भी आपके पास फॉर एग्जांपल कि एक चेक है, आपको आपके फ्रेंड ने चेक दिया मीज़ान बैंक का, और आपका अकाउंट जो है वो हबीब बैंक में है। आप हबीब बैंक में जाकर वो चेक जमा करवा देंगे मीज़ान बैंक का और बोलेंगे कि ये मेरा चेक जो है मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करवा दो। इससे क्या होगा कि वो बैंक जो होगा वो उसको तो नहीं पता ना कि मीज़ान बैंक में इसका जो अकाउंट है वो है कि नहीं है, ये चेक असली है, नकली है, इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं, नहीं है। इट मीन्स कि ये कैसे पता चलेगा? वो चेक रख लेगा, उसके बाद वो चेक भिजवाएगा सेंट्रल बैंक, वहाँ से क्लियरिंग होगी कि हाँ, ये चेक ठीक है, ऑथेंटिक है, इस बंदे का यहाँ पे अकाउंट है, इसमें इतने पैसे हैं, ठीक है? फिर वो आपके अकाउंट में देखा होगा कि हमेशा जो चेक जो क्लियर होता है वो 1 दिन के बाद आपके अकाउंट में वो पैसे आते हैं। इट मीन्स कि वो क्लियरिंग का जो प्रोसेस होता है वो 1 दिन लेता है, और वो कौन वो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा होता है कमर्शियल बैंक्स को? सेंट्रल बैंक। इट मीन्स कि जो आपके मुल्क के जितने भी बैंक्स हैं, उनको भी एक अपने से ऊपर एक स्टेज का बैंक चाहिए, जो अपनी सर्विसेज़ जहाँ उनको भी कोई ज़रूरत पड़े कल को किसी सर्विसेज़ की, फैसिलिटीज़ की, तो उनके ऊपर एक बैंक मौजूद हो जो कि उनकी हेल्प कर सके, उनकी प्रॉब्लम से उनकी हेल्प आउट और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। बेसिकली जो सेंट्रल बैंक में से हमारा, अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि सेंट्रल बैंक है कौन-सा हमारे मुल्क का, तो हमारे मुल्क के सेंट्रल बैंक का नाम है द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि आपकी करेंसी जो आपके नोट होते हैं ना, वो आपका सेंट्रल बैंक ही इश्यू करता है कि किस टाइम नोट चेंज करना है, कितनी करेंसी इस टाइम पे ज़रूरत है, ठीक है? कितनी करेंसी कौन से नोट को वापस ले लेना है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ों को स्टेट बैंक ही देख रहा होता है। से जो फिर रजिस्टर्ड हो जाते हैं स्केड्यूल बैंक्स, उनके बाद उनको 2 चीज़ों को करना पड़ता है। एक उनको क्या करना पड़ता है, कैश रिज़र्व, मतलब कि आपका एक अमाउंट होगी, आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में रोज़ डिपॉज़िट हो रहे हैं, तो उस 1 करोड़ में से आपकी ब्रांच में, मतलब एक गुलशन में आपका एक ब्रांच है एचबीएल की, और एचबीएल में रोज़ के रोज़ जो है 1 करोड़ रुपए जो है लोग जमा करवा के जाते हैं, और आपके पास एट द एंड ऑफ द डे 1 करोड़ रुपीस होते हैं। 1 करोड़ रुपीस आप अपनी ब्रांच में नहीं रख सकते, उसमें से एक पोर्शन जो होगा आपको स्टेट बैंक में जमा करवाना होगा फॉर सिक्योरिटी। आपने देखा होगा कि कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, कोई सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वो आपसे एडवांस माँगती है। एडवांस माँगती है, सिक्योरिटी डिपॉज़िट माँगती है कि इवन आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, वो आपसे 6 मंथ्स की जो है वो एक पेमेंट ले लेते हैं, एडवांस पेमेंट, और उस एडवांस पे जो कि आपको वापस मिल जाती है जब आप वो घर छोड़ते हैं, ठीक है? जब वो रेंट की बात हो रही है, जब आप रेंट पे घर खरीदते हैं, तो 6 मंथ्स की जो है आपसे जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट लिया जाता है, और जब आप छोड़ते हैं वो घर, तो वो क्या होता है कि वो सिक्योरिटी डिपॉज़िट आपको वापस मिल जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी बैंक यही करते हैं कि जो आपसे एक अमाउंट रख लेते हैं, हर दिन या हर महीने, इस तरीके से जो रिज़र्व है, कैश रिज़र्व रखवाना ज़रूरी होता है सेंट्रल बैंक में, ताकि वो बैंक कल को बैंकरप्ट हो, या वो किसी फ्रॉड का हिस्सा बने, या वो बंद हो जाए, तो जो लोगों के पैसे हैं वो उनको कुछ हद तक उनकी जो रिकवरी है वो की जा सके। और ये बैंक जो है ये बेसिकली हमारे लिए किया जाता है कि हमें फ़ायदा हो जाएगा कल को कि जो हमारे पैसे हैं वो सेफ है। और वो सेफ कैसे है, क्योंकि कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक है उसने एक लिमिट रखी होगी अपने पास कुछ पैसों की, और वो क्या होगा कि वो पैसे जो हैं कल को अगर वो बैंक नहीं रहता, तो सेंट्रल बैंक हमें हमारी पेमेंट वापस करेगा कि तुम क्या, क्योंकि उस बैंक के पैसे मेरे पास मौजूद हैं, तो मैं आप लोग की पेमेंट वापस कर दूँगा। ठीक है? तो इस तरीके से कैश रिज़र्व इसलिए ज़रूरी होता है।
क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी क्या होता है कि जो बैंक जो है वो लोन दे रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, कंपनीज को, इंडिविजुअल्स को, तो वो उसको कंट्रोल करना कि ये कितनी कितना लोन दे रहा है। मतलब अगर हम लिमिट नहीं रखेंगे तो वो क्या करते हैं, बैंक वो धड़ाधड़ जिसको मर्जी लोन देते रहेंगे। इससे बहुत नुकसान होता है। एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। और वो लिमिट जो है वो क्या होता है, वो सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेट बैंक जो है वो इशू करता है कि इतनी लिमिट का तुम लोन दे सकते हो। जब भी लोन देना होगा वो सबसे पहले जो है वो जो है अथॉरिटी किससे लेगा, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, मतलब स्टेट बैंक के पास पहले वो जाएगी डिटेल्स। वो जब अप्रूव करेंगे, उनकी स्टैंप लगेगी, तो ही लोन जो है वो इशू होगा। ठीक है, किसको देना है, कितने टाइम के लिए देना है, और क्या जिसको लोन दे रहे हैं वो वापस भी कर सकता है, क्या उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वो इस लोन को चुका सके, तो फिर लोन दिया जाता है। जो स्केजुअल बैंक्स होते हैं, इनकी जो मार्केट और फाइनेंशियल जो गुडविल होती है, गुडविल को बोला जाता है उनका नाम, उनकी इमेज। उनकी जो इमेज मार्केट में है वो अगर अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप खुद सोचें कि जब आपको पता होगा कि ये कंपनी जो है ये बैंक रजिस्टर्ड है, ये बैंक जो है ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट इसके ऊपर देख रही है, इसको लुक आफ्टर कर रही है, ये फ्रॉड नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपको जो ट्रस्ट लेवल है, जो यकीन है आपका उस बैंक को लेकर, वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। और आप जो है उस बैंक के अंदर पैसे जो डिपॉजिट कराएंगे बहुत ही फ्रीली और बहुत ही सिक्योरली आप उसको पैसे वहां पे जमा कर पाएंगे, और जो भी ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं वो बहुत ही तसल्लीशुदा होकर आप करवाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये स्केजुअल बैंक है और सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड है। लोकल और फॉरेन बैंक्स दोनों हो सकते हैं, और दोनों का रजिस्टर्ड होना सेंट्रल बैंक से जरूरी है अगर वो स्केजुअल बैंक हैं तो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाहर का बैंक है तो बेशक वो उधर रजिस्टर्ड था तो वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होगा। यहाँ अगर वो यहाँ पे चल रहा है तो उसको यहाँ के सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, फिर जाके वो यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में आकर अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकता है। नॉन स्केजुअल बैंक्स क्या होते हैं, ये वो बैंक्स होते हैं जो कि सेंट्रल बैंक से रजिस्टर्ड नहीं होते, और सेंट्रल बैंक इनको कोई भी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, और लोगों की नजर में इनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये एक तरफ से स्कैम होता है। और हमारे मुल्क में बेसिकली कोई ऐसा बैंक एग्जिस्ट नहीं करता है जो नॉन स्केजुअल बैंक हो। ठीक है, आई डोंट नो कि बाहर के मुल्क में अगर कोई हो, लेकिन क्या होता है कि नो स्केजुअल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनके अंदर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, कि वो कल को अगर आप उनमें पैसा जमा करवाएं और वो कल को भाग जाएं। ठीक है, होते हैं ऐसे। इवन पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी बहुत से ऐसे बैंक्स बने हैं, ठीक है, जो कि आए, लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा जमा करवाया वहां पर, और एक टाइम के बाद जब लोगों को बोला गया कि आपको इतने टाइम के बाद आप इतना पैसा जमा करवाइए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा डिपॉजिट करवाए। ठीक है, और क्या हुआ इन रिटर्न कि वो आपका पैसा लेकर भाग गए। ठीक है, तो इसमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब आप अपने इतना पैसा लगा रहे हैं, अपने टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वो कंपनी जो है वो, या वो जो बैंक है वो रजिस्टर्ड भी है, उसकी उसका बैकग्राउंड क्या है। तो अगर आप वो नॉन स्केजुअल बैंक है तो वहां पर आप कभी भी आपकी जो मेंटली जो कॉन्फिडेंस होगा ना उस चीज को लेकर, श्योरिटी होगी वो खत्म हो जाएगी कि यार ये तो बैंक, गवर्नमेंट इसको देख ही नहीं रहा है ना, ये टैक्स पे कर रहा है ना, ये कोई रजिस्टर्ड है, तो आप कैसे इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क में नॉन स्केजुअल बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो वो अगर वो होंगे भी तो वो फ्रॉड या स्कैम होंगे। ठीक है जी, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बहुत बेस्ट ट्राई किया कि आपको जितना सिंपल वे में आपको समझा सकूं मैं समझाऊं। अगर आपको फिर भी कुछ चीज समझ में नहीं आई है, कुछ चीज मिस हो गई है, तो आप हमारे स्क्रीन पर हमारे लिंक्स मौजूद हैं, वो यूट्यूब का हो, वो हमारी वेबसाइट का हो, हमारी सोशल साइट्स का हो, और एक जो लिंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक। अगर आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, वहां आकर आप हमसे 1-on-1 सवाल कर सकते हैं। कॉमर्स ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर सेकेंड ईयर में जाके बैंकिंग को ज्वाइन कीजिए, और आकर हमसे डायरेक्ट सवाल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो। लिंक ओपन नहीं हो रहा, वेबसाइट नहीं चल रही, डाउनलोडिंग नहीं हो रही है, कोई चीज मैंने छोड़ दी है, तो हर चीज आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक स्टूडेंट्स अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी चैप्टर का लेक्चर 2 आपको इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफ़िज़।